सभी को नमस्कार। मैं नीरज प्रस्तुत हूँ आप सभी के समक्ष चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी की एक नई वीडियो के साथ। आज हम करने जा रहे हैं पर्सपेक्टिव ऑफ साइकोलॉजी। यह हमारी क्लास 4th होने वाली है चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी की। इससे पहले हम 3 क्लास ऑलरेडी कर चुके हैं, आप प्लेलिस्ट में जाके विजिट कर सकते हैं। ये जो सीरीज़ हमारे द्वारा चलाई जा रही है चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी की, किसी भी टीचिंग एग्ज़ाम के लिए या टेट एग्ज़ाम के लिए या टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट जिसे आप बोलते हैं या सेंट्रल टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट अर्थात सीटेट एग्ज़ाम के लिए ये समान रूप से ही लाभदायक है। यदि आप DSSB की तैयारी कर रहे हैं, ठीक है, या फिर KVS की तैयारी कर रहे हैं या NVS की तैयारी कर रहे हैं, किसी भी टीचिंग एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, BEd एंट्रेंस एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, ठीक है, या MP टेट या किसी स्टेट टेट की आप तैयारी कर रहे हैं, यहाँ पे सारे एग्ज़ाम्स की लिस्ट है, आप देख सकते हैं। इन सभी एग्ज़ाम्स के लिए समान रूप से लाभदायक है। यदि आप UGC नेट का भी एग्ज़ाम दे रहे हैं तो उसमें भी आप देखेंगे जो पार्ट 1 आता है उसमें साइकोलॉजी का थोड़ा पार्ट रहता है, 5 से 10 क्वेश्चन वहाँ भी आते हैं, ठीक है। और यदि आप सीटेट की तैयारी कर रहे हैं तो 30 के 30 क्वेश्चन वहाँ पर साइकोलॉजी से आते हैं, ठीक है। और आप DSSB की तैयारी कर रहे हैं तो पूरे के पूरे 100 क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। तो हर जगह इसका अलग अलग रेशियो जो है वो आता है। तो सभी टीचिंग एग्ज़ाम्स में समान रूप से लाभदायक होने वाली है ये सीरीज़। और ये सीरीज़ जो हम चला रहे हैं यहाँ पर, ठीक है, ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की सीरीज़ है जो पिछले एग्ज़ाम्स में आए हुए हैं किसी न किसी एग्ज़ाम्स में। इन सभी एग्ज़ाम्स जो आप यहाँ लिस्ट देख पा रहे हैं, MP टेट, रीट, DSSB, KVS, NVS, AWS, BEd एंट्रेंस, UP टेट, सुपर टेट, है ना, CTET, इन सभी एग्ज़ाम्स में ये पर्टिकुलर क्वेश्चंस आए हुए हैं। पर्टिकुलर टॉपिक के अंदर डिफरेंट एग्ज़ाम से क्वेश्चंस को कंपाइल किया गया है और कंपाइल करके आप सभी के समक्ष MCQ रूप में उसको प्रस्तुत किया गया है। तो हो ना हो ये आने वाले एग्ज़ाम्स में भी रिपीट होने के पूरे चांसेस हैं, क्योंकि ये प्रीवियस ईयर है और किसी भी एग्ज़ाम में पता है आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का कितना इंपॉर्टेंट रोल होता है, ठीक है जी। तो समय को नष्ट ना करते हुए सीधा टू द पॉइंट अपनी चीज़ें पर चलेंगे हम। इसमें हम करते हैं 50 क्वेश्चन, ठीक है। हम ऑलरेडी चाइल्ड डेवलपमेंट एंड ग्रोथ, जो ग्रोथ और डेवलपमेंट है, ठीक है, उसके हम ऑलरेडी आप देखेंगे तो उसमें हमने काफ़ी किया हुआ है। उसमें बल्कि 2 वीडियोस बन गई हैं, क्योंकि वो टॉपिक इतना लंबा है, क्वेश्चंस ज़्यादा थे तो उसकी 2 वीडियो आई हैं। बाकी आप देखेंगे हेरिडिटी की उसकी 1 वीडियो अपलोड हुई है, टोटल 3 वीडियोस आई हैं। और ये 4th नंबर की वीडियो हमारी पर्सपेक्टिव ऑफ साइकोलॉजी। इसमें हम साइकोलॉजी का इतिहास देखेंगे मेनली, है ना। साइकोलॉजी की पहली मान्यता क्या थी, बाद में क्या मान्यता हुई, है ना, किसने पहले लेबोरेटरी स्थापित की, साइकोलॉजी में क्या क्या नए नवाचार हुए, क्या क्या खोजी हुई, उन सब के बारे में यहाँ पर हम चर्चा करेंगे, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, प्रारंभ करते हैं अपनी ये सीरीज़। जी हाँ, आप यहाँ देख सकते हैं पर्सपेक्टिव ऑफ साइकोलॉजी चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी का ही पार्ट है। यहाँ पर हम देख लेंगे 50 क्वेश्चंस, ठीक है, 50 मार्क्स यहाँ पर मैंने मेंशन किया हुआ है। और अपने कन्वीनियंस टाइम के अकॉर्डिंग आप इसको हल कर सकते हैं। टाइम हमने लिया है 1 आवर, क्योंकि देखिए यहाँ पे क्वेश्चंस करवाने में और सॉल्व करने में टाइम लगेगा। 50 क्वेश्चन से एक क्वेश्चन के लिए 1 मिनट भी लेके चलेंगे और उसका एक्सप्लेनेशन के लिए तो लगभग अराउंड 1 आवर लग जाना है इसमें, है ना। बाकी टू द पॉइंट चीज़ें ही हैं और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हैं तो बहुत ही लाभदायक होने वाले हैं, आपको पता है। चलिए प्रारंभ करेंगे। सबसे पहला क्वेश्चन देखेंगे। सबसे पहला क्वेश्चन देखेंगे यहाँ पर, फर्स्ट लेबोरेटरी ऑफ साइकोलॉजी वाज एस्टेब्लिश्ड बाय। साइकोलॉजी की जो पहली लेबोरेटरी थी, ठीक है, वो किसके द्वारा एस्टेब्लिश की गई थी। ठीक, अगर मैं हिंदी में बोलूँ, मनोविज्ञान की प्रथम प्रयोगशाला को किसने स्थापित किया था। आपके ऑप्शंस हैं, पहला ऑप्शन है आपका विलियम वुंट, दूसरा ऑप्शन है पेवलोव, तीसरा ऑप्शन है आपका सिगमंड फ्रॉयड और चौथा ऑप्शन है आपका वॉटसन। क्या है सही उत्तर? जी हाँ, मनोविज्ञान की प्रथम प्रयोगशाला। चलिए, इस प्रश्न का आपका उत्तर होने वाला है विलियम वुंट। सबसे पहला जो ऑप्शन है वही आपका करेक्ट है। एक्चुअली देखिए, जो ये क्वेश्चंस है ये इंग्लिश में पुटअप किए हुए हैं, यहाँ पर इंग्लिश में मेंशन है, लेकिन मैं दोनों ही लैंग्वेजेस में, इंग्लिश और हिंदी दोनों में ही अच्छे से एक्सप्लेन करने का प्रयास करूँगा। बाकी आप सभी के सुझाव कमेंट बॉक्स में आमंत्रित है, आप बता सकते हैं, ठीक है, कि कहाँ पर कौन सी भाषा का प्रयोग ज़्यादा ठीक रहेगा आपके लिए, इंग्लिश का या हिंदी का, ठीक है। बाकी मैं कोशिश करूँगा कि दोनों ही भाषाओं में मैं इसको समझा सकूँ, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन है आपका, हु इज़ द फाउंडर ऑफ गेस्टाल्ट साइकोलॉजी। हिंदी में अगर मैं बात करूँ, गेस्टाल्ट मनोविज्ञान की आधारशिला किसने रखी थी। आपके ऑप्शंस हैं, पहला ऑप्शन है स्किनर, दूसरा ऑप्शन है वाइगोस्की, तीसरा ऑप्शन है मैक्स वर्दिमर, चौथा ऑप्शन है कुर्ट लिविन। क्या है सही उत्तर? जी हाँ, गेस्टाल्ट मनोविज्ञान,
गेस्टाल्ट साइकोलॉजी की नींव किसने रखी थी? फाउंडर किसे कहा जाता है? चलिए, बिल्कुल सही, जिसने मैक्स वर्दिमर लगाया है, मैक्स वर्दिमर इसका आंसर होगा। ठीक है जी, चलिए ध्यान रखिएगा, टू द पॉइंट चीज़ें हैं। ठीक है जी, चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है आपका? अगला क्वेश्चन कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मोस्ट सब्जेक्टिव मेथड ऑफ एजुकेशनल साइकोलॉजी, अर्थात निम्न में से कौन सी शिक्षा मनोविज्ञान की सर्वाधिक व्यक्तिनिष्ठ विधि है? ठीक है, इंग्लिश में भी बोलना है, हिंदी में भी बोलना है। आपके ऑप्शंस हैं, पहला ऑप्शन है आपका इंट्रोस्पेक्शन, इंट्रोस्पेक्शन को आप अंतर्दर्शन बोलते हैं। दूसरा ऑप्शन है आपका ऑब्जर्वेशन अर्थात अवलोकन। तीसरा ऑप्शन है आपका एक्सट्रोस्पेक्शन अर्थात बहिर्दर्शन। चौथा ऑप्शन है आपका एक्सपेरिमेंटेशन अर्थात प्रयोगीकरण। तो कौन सी शिक्षा मनोविज्ञान की सर्वाधिक व्यक्तिनिष्ठ विधि है? जी हाँ, चलिए इसका जो सही उत्तर होगा वो होगा इंट्रोस्पेक्शन। ठीक है जी, पहला ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है यहाँ पर, इंट्रोस्पेक्शन अर्थात अंतर्दर्शन। ठीक है, इसका अर्थ देखिए, इंट्रो का अर्थ होता है अंदर तथा सेक्शन का अर्थ होता है झांकना, अतः व्यक्ति अपने अंदर झांक कर अपने बारे में प्रस्तुत करता है, देखता है, अतः यह एक आत्मनिष्ठ अथवा व्यक्तिनिष्ठ विधि है। ठीक है जी, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। वेयर इज ब्यूरो ऑफ साइकोलॉजी उत्तर प्रदेश सिचुएटेड? ठीक है, मनोविज्ञान शाला उत्तर प्रदेश कहाँ पर स्थित है? उत्तर प्रदेश में एक मनोविज्ञान शाला है, ठीक है, ब्यूरो ऑफ साइकोलॉजी है, वो कहाँ पर स्थित है? पहला ऑप्शन है आपका लखनऊ, दूसरा ऑप्शन है आगरा, तीसरा ऑप्शन है आपका इलाहाबाद या इलाहाबाद, चौथा ऑप्शन है आपका वाराणसी। क्या है सही उत्तर? जी हाँ, चलिए इस प्रश्न का आपका सही उत्तर होने वाला है इलाहाबाद या इलाहाबाद बोल सकते हैं आप। ठीक है जी, इसकी स्थापना हुई थी सन 1954 में, ध्यान रखिएगा, ब्यूरो ऑफ साइकोलॉजी उत्तर प्रदेश इलाहाबाद में है। ठीक है, 1954 में इसकी स्थापना हुई थी। चलिए आगे चलेंगे। जी हाँ, अगला क्वेश्चन देखने का प्रयास करेंगे। जस्ट 1 सेकेंड, स्क्रीन में फिट कर लिया जाए क्वेश्चन को ताकि आसानी से विजिबल हो जाए। चलिए, हु अमंग द फ्लोइंग वाज द फाउंडर ऑफ बिहेवियरिज्म स्कूल ऑफ साइकोलॉजी, अर्थात इनमें से किसने मनोविज्ञान के व्यवहारात्मक स्कूल की नींव रखी थी? आपके ऑप्शंस हैं, पहला ऑप्शन आपका विलियम जेम्स, दूसरा ऑप्शन है जॉन बी वॉटसन, तीसरा ऑप्शन है एडवर्ड टिचनर, चौथा ऑप्शन है आपका जॉन डीवी। क्या है सही उत्तर? मनोविज्ञान के व्यवहारात्मक स्कूल की नींव, बिहेवियरिज्म स्कूल ऑफ साइकोलॉजी। जी हाँ, बिल्कुल सही, जॉन बी वॉटसन इसका बिल्कुल सही आंसर है। ठीक है, इनको सीधा वॉटसन भी बोलते हैं, व्यवहारवाद के जनक भी बोले जाते हैं ये। ठीक है, बिहेवियरिज्म स्कूल ऑफ साइकोलॉजी के जनक हैं ये। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा वॉटसन। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन है आपका, जस्ट 1 सेकेंड, ओके, अगला क्वेश्चन आपका द फर्स्ट साइकोलॉजी डिपार्टमेंट वाज एस्टेब्लिश्ड एट कोलकाता यूनिवर्सिटी इन द ईयर। ठीक है, अगर मैं हिंदी में बात करूं, कलकत्ता विश्वविद्यालय में पहला मनोविज्ञान विभाग कब बना था, किस वर्ष बना था? ठीक है जी, कलकत्ता विश्वविद्यालय में पहला मनोविज्ञान विभाग कब बना था? आपके ऑप्शंस हैं, पहला ऑप्शन है आपका सन 1910, दूसरा ऑप्शन है 1909, तीसरा ऑप्शन है 1916, चौथा ऑप्शन है 1948। जी हाँ, क्या है सही उत्तर? चलिए ओके, इसका सही आंसर होने वाला है आपका सन 1916। ठीक है, कलकत्ता विश्वविद्यालय में पहला मनोविज्ञान विभाग सन 1916 में बना था, ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट आगे देखेंगे अगला क्वेश्चन, जस्ट 1 सेकेंड, ओके, अगला क्वेश्चन है आपका विच ऑफ द फ्लोइंग मेथड इज कंसिडर्ड एज द मोस्ट साइंटिफिक एंड ऑब्जेक्टिव मेथड ऑफ स्टडिंग बिहेवियर, अर्थात निम्न में से कौन सी विधि व्यवहार शिक्षण के लिए सैद्धांतिक तथा वस्तुनिष्ठ है? ठीक है, व्यवहार शिक्षण के लिए सैद्धांतिक भी है और वस्तुनिष्ठ भी है। आपके ऑप्शंस ये रहे, पहला ऑप्शन है आपका ऑब्जर्वेशन मेथड अर्थात अवलोकन विधि, दूसरा ऑप्शन है सर्वे मेथड सर्वे मेथड, ठीक है, जो सर्वे करते हैं, और तीसरा ऑप्शन है आपका एक्सपेरिमेंटल मेथड, प्रायोगिक विधि बोलते हैं आप इसको।
और तीसरा ऑप्शन है आपका चौथा ऑप्शन है आपका केस स्टडी मेथड अर्थात व्यक्तिगत अध्ययन विधि। ठीक है, तो क्या है सही उत्तर? जी हाँ। ओके, चलिए, आपका इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा एक्सपेरिमेंटल मेथड। ठीक है, अर्थात जिसे आप प्रयोगात्मक या प्रायोगिक विधि के नाम से भी जानते हैं। ये सबसे साइंटिफिक भी है और ऑब्जेक्टिव मेथड भी है बिहेवियर को स्टडी करने के लिए। ठीक है जी, नेक्स्ट अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगले क्वेश्चन को फिट कर लेते हैं अपनी स्क्रीन पर। जी हाँ, चलिए, अगला क्वेश्चन है हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द इम्पोर्टेंट सोर्स ऑफ डाटा फॉर साइकोलॉजिस्ट स्टडिंग इंडिविजुअल्स, है ना। अर्थात किसी व्यक्ति के बारे में व्यक्तिगत मनोविज्ञान आंकड़ों के संग्रहण अर्थात कलेक्शन के लिए एक बेहतर विधि कौन सी हो सकती है। ठीक है, स्टडिंग इंडिविजुअल्स अर्थात व्यक्तिगत रूप से अध्ययन करना है। ठीक है, तो कौन सा सोर्स होगा? आपके ऑप्शंस ये रहे। पहला ऑप्शन है आपका सर्वे, दूसरा है एक्सपेरिमेंट्स, तीसरा है केस हिस्ट्रीज, चौथा ऑप्शन है आपका नन ऑफ दिस, इनमें से कोई नहीं। जी हाँ, सर्वे अर्थात आपका सर्वेक्षण है, एक्सपेरिमेंट वही प्रयोग विधि, और केस हिस्ट्रीज अर्थात व्यक्तिगत अध्ययन, और इनमें से कोई नहीं। क्या है सही उत्तर? जी हाँ, व्यक्तिगत मनोविज्ञान आंकड़ों का संग्रहण करना है, बिल्कुल सही। जिसने उत्तर लगाया है व्यक्तिगत अध्ययन या फिर केस हिस्ट्रीज, उसका आंसर बिल्कुल सही है भाई। केस हिस्ट्रीज यहाँ पर बिल्कुल सही उत्तर होने वाला है। ठीक है, इससे व्यक्तिगत अध्ययन में बहुत ही सहायता होती है। व्यक्तिगत रूप से आपको किसी के बारे में जानना है, आंकड़े एकत्रित करने हैं, तो उसके लिए ये सर्वाधिक उपयुक्त विधि है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन है आपका, विलियम वुंट एस्टेब्लिश द फर्स्ट साइकोलॉजिकल लेबोरेटरी एट द यूनिवर्सिटी ऑफ लिप्जिंग इन द ईयर। अर्थात विलियम वुंट ने कब लेप्जिंग विश्वविद्यालय में प्रथम मनोविज्ञान प्रयोगशाला स्थापित की थी। पीछे हम पढ़ के आए हैं कि विलियम वुंट ने सबसे पहली साइकोलॉजिकल लेबोरेटरी स्थापित की थी, है ना। लेकिन अब यहाँ पर आपसे पूछ लिया कब की थी, किस वर्ष की थी। आपके ऑप्शंस ये रहे। पहला ऑप्शन है आपका सन 1870, दूसरा ऑप्शन है 1879, ठीक है, अर्थात 1879, तीसरा ऑप्शन है आपका 1876 और चौथा ऑप्शन है आपका सन 1900। क्या है सही उत्तर? जी हाँ, मनोविज्ञान की पहली प्रयोगशाला स्थापित की थी विलियम वुंट ने, लेकिन कब की थी? यह क्वेश्चन बार बार रिपीट होता है कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में। जी हाँ, चलिए, इस प्रश्न का सही जवाब होने वाला है 1879, 1879। ठीक है जी, ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। नेक्स्ट आगे देखेंगे अगला क्वेश्चन, स्क्रीन बड़ी कर ली जाए तो बेहतर रहेगा, है ना। चलिए, अगला क्वेश्चन है आपका, साइंस ऑफ बिहेवियर बुक वाज रिटन बाय, अर्थात साइंस ऑफ ह्यूमन बिहेवियर, है ना। बुक का नाम देखिए चेंज नहीं कर सकते आप, इंग्लिश में लिखेगी तो इंग्लिश में रहेगी, है ना। ये पुस्तक किसने लिखी थी? आपके ऑप्शंस ये रहे। साइंस ऑफ बिहेवियर बुक का नाम है। पहला ऑप्शन है आपका थॉर्नडाइक, दूसरा ऑप्शन है पेवलोव, तीसरा ऑप्शन है स्किनर, चौथा ऑप्शन है कॉलर। जी हाँ, क्या है सही उत्तर? साइंस ऑफ बिहेवियर। चलिए, इस प्रश्न का सही जवाब होने वाला है आपका स्किनर। ठीक है जी, स्किनर ने लिखी थी बुक साइंस ऑफ बिहेवियर, इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट आगे चलेंगे। अगला क्वेश्चन है आपका, मोटिवेशन एंड पर्सनैलिटी बुक रिटन बाय। ठीक है जी, मोटिवेशन एंड पर्सनैलिटी ये पुस्तक है, इसको किसने लिखा है? आपके ऑप्शंस ये रहे। पहला ऑप्शन है आपका स्किनर, दूसरा है मैस्लो, तीसरा है फ्रॉयड, चौथा ऑप्शन आपका पियाजे। जी हाँ, मोटिवेशन एंड पर्सनैलिटी, मोटिवेशन नाम सुनते ही जो भी भाई टीचिंग एस्पिरेंट्स हैं, टीचर बनना चाह रहे हैं, जैसे ही मोटिवेशन का नाम सुनेंगे उनके दिमाग में एक नाम याद आ जाना चाहिए, बिल्कुल सही, अब्राहम मैस्लो। ठीक है ना, इन्होंने ही नीड थ्योरी भी दी थी। ठीक है, मोटिवेशन थ्योरी भी जिसे आप बोलते हैं, आवश्यकताओं का पदानुक्रम, इन्होंने ही दिया था। अब्राहम मैस्लो पूरा नाम है इनका। ठीक है जी, चलिए, ये क्वेश्चन हो गया है आपका मोटिवेशन पर्सनैलिटी, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका मैस्लो। ठीक है, आगे देखेंगे। ठीक है जी, तो इस प्रश्न का उत्तर आपने ध्यान रखना है, मोटिवेशन एंड पर्सनैलिटी, राइटर मैस्लो। ठीक है, आगे चलेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन टू द पॉइंट। जैसा कि हमारे चैनल का मोटो भी है, डू हार्ड वर्क विद स्मार्ट वर्क। चलिए, अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन है हमारा,
बिहेवियरिज्म अप्रोच इन साइकोलॉजी गिवन बाय। साइकोलॉजी में जो बिहेवियरिज्म अप्रोच है वो किसके द्वारा दी गई है? अर्थात मनोविज्ञान में व्यवहारवाद का प्रतिपादन करने वाले कौन थे? आपका पहला ऑप्शन है जॉन डीवी, दूसरा ऑप्शन है कॉलर, तीसरा ऑप्शन है विलियम जेम्स, चौथा ऑप्शन है वॉटसन। जी हाँ, ये पिछले कुछ क्वेश्चन से मिलता जुलता है। इसका क्वेश्चन का आंसर देने में ज़्यादा समस्या नहीं होनी चाहिए आप लोगों को, जहाँ तक मुझे लगता है। जी हाँ, बिल्कुल सही, वॉटसन बिल्कुल सही आंसर है। ठीक है, जब भी व्यवहारवाद की बात होगी, ठीक है, इसके प्रतिपादन की बात होगी, या तो प्रारंभ किसने किया था, या सिद्धांत किसने दिया, या नींव किसने रखी, तो जे.बी. वॉटसन सबसे पहला नाम आएगा। ठीक है जी, या फिर वॉटसन बोल लीजिए या फिर जे.बी. वॉटसन बोल लीजिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द नेचर ऑफ एजुकेशनल साइकोलॉजी? अर्थात निम्नलिखित में से कौन शिक्षा मनोविज्ञान की प्रकृति है? इसमें से शिक्षा मनोविज्ञान की प्रकृति क्या है, ठीक है, या फिर विशेषता क्या है, ऐसा बोल सकते हैं आप। सबसे पहला ऑप्शन है आपका, यह एक आर्ट है, ठीक है, यह एक सोशल रिलेशन है, ठीक है, सामाजिक संबंध है, इसको एज ए साइंस देखते हैं, एक विज्ञान के रूप में देखा जाता है। चौथा ऑप्शन है नन ऑफ द अबाव, अर्थात इनमें से कोई नहीं। जी हाँ, शिक्षा मनोविज्ञान की प्रकृति क्या है? ऑप्शंस मैंने बता दिया आपको, हिंदी में ही बता दिया है। चलिए बिल्कुल सही है, इसे एक विज्ञान के रूप में देखा जाता है, एज ए साइंस। ये बिल्कुल सही उत्तर होगा आपका। ठीक है जी, ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। आगे चलेंगे टू द पॉइंट। अगला क्वेश्चन देखेंगे हम। अगला क्वेश्चन है हमारा, इन मॉडर्न टाइम्स साइकोलॉजी इज कंसिडर्ड द स्टडी ऑफ। अर्थात आधुनिक समय में मनोविज्ञान को क्या माना जाता है? ठीक है, सरल शब्दों में। सबसे पहला ऑप्शन है आपका स्पिरिट माना जाता है, अर्थात इसको जीवन की शक्ति का अध्ययन माना जाता है। दूसरा कह रहा है गॉड का अध्ययन माना जाता है, अर्थात भगवान का अध्ययन। तीसरा कह रहा है सॉल का अध्ययन माना जाता है, अर्थात आत्मा का अध्ययन। और चौथा कह रहा है ह्यूमन बिहेवियर का अध्ययन, स्टडी ऑफ ह्यूमन बिहेवियर, अर्थात मानव व्यवहार का अध्ययन। तो क्या है सही उत्तर? आधुनिक समय में मनोविज्ञान को क्या माना जाता है? जी हाँ, चलिए बिल्कुल सही, ह्यूमन बिहेवियर सही उत्तर है आपका। ठीक है, मानव व्यवहार का अध्ययन वर्तमान में माना जाता है किसको? मनोविज्ञान को। ठीक है जी, और ये बिल्कुल सही है। आगे चलेंगे टू द पॉइंट। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है हमारा, साइकोलॉजी इज द साइंस ऑफ बिहेवियर एंड एक्सपीरियंस, हु सेड दिस? अर्थात मनोविज्ञान व्यवहार तथा अनुभवों का विज्ञान है, यह किसने कहा है? देखिए अभी साइंस की बात आई थी ना कि मनोविज्ञान विज्ञान है, एक विज्ञान के रूप में देखा जाता है, और वही बात यहाँ पर ये कह भी रहे हैं। साइकोलॉजी इज द साइंस ऑफ बिहेवियर एंड एक्सपीरियंस, हु सेड दिस? अर्थात मनोविज्ञान व्यवहार तथा अनुभवों का विज्ञान है, यह किसने कहा है? आपके ऑप्शंस ये रहे। सबसे पहला ऑप्शन आपका पेवलोव, दूसरा ऑप्शन है फ्रॉयड, तीसरा ऑप्शन है विलियम वुंट, चौथा ऑप्शन आपका स्किनर। जी हाँ, क्या सही उत्तर है? कई लोग इसका उत्तर लगाएंगे विलियम वुंट, है ना, क्योंकि भाई बिहेवियर की बात तो उन्होंने की थी, है ना, बिहेवियरिज्म सबसे पहले उन्होंने दिया था, है ना, नींव भी उन्होंने रखी थी व्यवहारवाद की साइकोलॉजी में, है ना। कई लोग लगाएंगे, बिल्कुल गलत हो जाएगा। जी हाँ, इसका सही उत्तर होने वाला है स्किनर। मनोविज्ञान की यह परिभाषा स्किनर के द्वारा दी गई है, याद रख लीजिएगा। साइकोलॉजी इज़ द साइंस ऑफ बिहेवियर एंड एक्सपीरियंस। किसी न किसी एग्ज़ाम में, टीचिंग एग्ज़ाम में आपको आने वाले समय में ये ज़रूर देखने को मिल जाएगा। ठीक है, आगे चलेंगे टू द पॉइंट। अगला क्वेश्चन देखने का प्रयास करेंगे। जी हाँ, साइकोलॉजी इज़ द स्टडी ऑफ ह्यूमन बिहेवियर एंड ह्यूमन रिलेशनशिप, हु सेड दिस इन कॉन्टेक्स्ट ऑफ साइकोलॉजी? अर्थात जस्ट 1 सेकेंड। हाँ जी, मनोविज्ञान मानव व्यवहार एवं मानव संबंधों का अध्ययन है, यह किसने कहा है? आपके ऑप्शंस ये रहे। पहला ऑप्शन है आपका मन, MUNN, दूसरा ऑप्शन है आपका स्किनर, तीसरा ऑप्शन है क्रो एंड क्रो, चौथा ऑप्शन है विलियम वुंट या फिर वुंट। क्या है सही उत्तर? जी हाँ, साइकोलॉजी इज़ द स्टडी ऑफ ह्यूमन बिहेवियर एंड ह्यूमन रिलेशनशिप। मानव व्यवहार एवं मानव संबंधों का अध्ययन है क्या? मनोविज्ञान। ये किसने कहा है? जी हाँ, चलिए बिल्कुल सही, क्रो एंड क्रो इसका सही उत्तर है। ठीक है, ध्यान रखिएगा, क्रो एंड क्रो इन्होंने बोला है भाई। ठीक है, चलिए आगे चलेंगे। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन देखेंगे।
अगला क्वेश्चन है आपका, देखिए ये परिभाषाएं हैं मनोविज्ञान, हमारा टॉपिक भी यही है पर्सपेक्टिव ऑफ साइकोलॉजी। तो साइकोलॉजी को अलग अलग मनोवैज्ञानिकों ने किस नज़रिए से देखा है, ठीक है, क्या क्या डेफिनेशंस दिए हैं, उसका अध्ययन भी इसी के अंतर्गत ही आ जाता है। ठीक है जी, चलिए अगला क्वेश्चन आपका, साइकोलॉजी कैन बी डिफाइंड एज द साइंस ऑफ द एक्टिविटीज़ ऑफ द इंडिविजुअल इन रिलेशन टू द एनवायरमेंट। अर्थात मनोविज्ञान वातावरण के संबंध में व्यक्ति की क्रियाओं का विज्ञान है। यह किसने कहा है? ठीक है, द साइंस ऑफ एक्टिविटीज़ ऑफ द इंडिविजुअल इन रिलेशन टू एनवायरमेंट। ठीक है, पर्यावरण से जोड़कर, वातावरण से जोड़ करके मनोविज्ञान को यहाँ पर देखने का प्रयास किया है। किसने? पहला ऑप्शन आपका वुडवर्थ, दूसरा ऑप्शन है पियाजे, तीसरा ऑप्शन है स्किनर, चौथा ऑप्शन आपका वॉटसन। क्या है सही उत्तर? जी हाँ, चलिए आपका यहाँ पर सही उत्तर होने वाला है वुडवर्थ। ठीक है, वुडवर्थ ने साइकोलॉजी को एनवायरनमेंट से रिलेट करने का प्रयास किया है, व्यक्तित्व को साइकोलॉजी से। ठीक है, और उसी संदर्भ में इन्होंने अपनी परिभाषा दी है मनोविज्ञान की। ठीक है जी, ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। चलिए आगे चलेंगे, अपना अगला क्वेश्चन देखने का प्रयास करेंगे। जस्ट 1 सेकेंड। ओके, ठीक है, यहाँ पे 3 क्वेश्चन एक साथ हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन आपका, हु इज़ द फाउंडिंग फादर ऑफ डेवलपमेंटल साइकोलॉजी। अर्थात विकासमूलक मनोविज्ञान के संस्थापक कौन है? पहला ऑप्शन है आपका वॉटसन, दूसरा ऑप्शन है जीन पियाजे, तीसरा ऑप्शन है कोलबर्ग और चौथा ऑप्शन है आपका स्टैनले हॉल। क्या है सही उत्तर? विकासमूलक मनोविज्ञान के संस्थापक, बहुत ही प्रसिद्ध नाम है। ठीक है, स्विट्ज़रलैंड से ये बिलोंग करते हैं। सन 1896 में इनका जन्म हुआ। संज्ञानात्मक विकास का बहुत ही बेहतरीन तरीके से 4 चरणों में इन्होंने सिद्धांत दिया। सेंसरी मोटर स्टेज, प्री ऑपरेशनल स्टेज, कंक्रीट ऑपरेशनल स्टेज, फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज। कुछ याद आया? जिन्होंने पढ़ा हुआ है, एक्चुअल में टीचिंग की तैयारी कर रहे हैं, वो समझ गए होंगे मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। ठीक है जी, अगर जो मैंने कहा आपके सिर के ऊपर से गया है तो आपको बहुत ज़्यादा स्टडी की ज़रूरत है अभी। ठीक है, क्योंकि कोई भी स्टूडेंट एस्पिरेंट है और वो टीचिंग की तैयारी कर रहा है, उसे इसके बारे में ज़रूर जानकारी होनी चाहिए। ठीक है जी, चलिए बाकी इन सभी टॉपिक्स के लिए अलग से क्लासेस आएंगी। अभी हम प्रीवियस ईयर कर रहे हैं। आगे आने वाले समय में, भविष्य में आपका सपोर्ट अगर अच्छा बना रहता है तो आगे आने वाले समय में टॉपिक वाइज भी हम डिस्कशन मोड में अपनी क्लासेस रखेंगे, है ना, हर टॉपिक के लिए अलग से। उसमें क्वेश्चंस नहीं होंगे, ठीक है, उसमें डिस्कशन होगा हमारी ओर से हर टॉपिक पे पर्टिकुलरली, और अच्छे से स्टडी की जाएगी वहाँ पर, है ना। अभी तो हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देख रहे हैं। चलिए फिलहाल इसका जो उत्तर होने वाला है वो है आपका जीन पियाजे। ठीक है जी, ये फाउंडिंग फादर हैं किसके? डेवलपमेंटल साइकोलॉजी के, जिसे हिंदी में विकासमूलक मनोविज्ञान भी कहा जाता है। ठीक है जी, आगे चलेंगे। अगला प्रश्न है हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोवाइड्स मोर फ्रीडम टू लर्नर्स। ठीक है, अर्थात निम्न में से कौन अधिगमकर्ता को अधिक स्वतंत्रता प्रदान करता है? पहला ऑप्शन आपका स्ट्रक्चरलिज्म, जिसे आप संरचनावाद के नाम से भी जानते हैं। दूसरा ऑप्शन है बिहेवियरिज्म अर्थात व्यवहारवाद। तीसरा ऑप्शन है आपका फंक्शनलिज्म अर्थात क्रियाशीलतावाद। और चौथा ऑप्शन आपका कंस्ट्रक्टिविज्म। कंस्ट्रक्टिविज्म को आप सृजनशीलतावाद भी बोलते हैं, है ना, कहीं कहीं इसको रचनावाद भी कह दिया जाता है। ठीक है, तो ये आपके ऑप्शंस हैं। क्या है आपका सही उत्तर? जी हाँ, बिल्कुल सही, जिन्होंने कंस्ट्रक्टिविज्म लगाया है बिल्कुल सही है। ठीक है, रचनावाद भी बोल दिया जाता है कभी कभी इसको। इसमें बच्चा क्या करता है, अपने आप से ही ना ज्ञान की खोज करता है। ठीक है, लर्निंग बाय डूइंग कॉन्सेप्ट इसमें रहता है, बच्चा केंद्र में रहता है पूरे अधिगम के दौरान, शिक्षण अधिगम प्रक्रिया के दौरान। और टीचर जो है एज ए फैसिलिटेटर वर्क करता है। जब बालक को समस्या महसूस होती है तो वो प्रॉब्लम सॉल्व करने का प्रयास करता है। वो भी एक छोटी सी सहायता होती है उस शिक्षक की ओर से, ज़्यादा कार्य बालक ही करता है इसमें, है ना, ताकि वो खुद करके सीख सके। तो बहुत ही अच्छी अप्रोच मानी जाती है। इसमें बालक को पूरी फ्रीडम होती है, लगभग अधिक से अधिक जितनी हो सके, है ना, जितनी शिक्षा के लिए आवश्यक है और ज़रूरी है। चलिए फिलहाल आगे चलेंगे। अगला क्वेश्चन, द सेंट्रल फोकस ऑफ चाइल्ड साइकोलॉजी इज। अर्थात बाल मनोविज्ञान का केंद्र बिंदु क्या है? पहला ऑप्शन है आपका गुड टीचर, एक अच्छा शिक्षक। दूसरा ऑप्शन है टीचिंग प्रोसेस, शिक्षण प्रक्रिया। तीसरा ऑप्शन है चाइल्ड अर्थात छात्र। चौथा ऑप्शन है स्कूल अर्थात विद्यालय। क्या है सही उत्तर? जी हाँ, मनोविज्ञान का अर्थात बाल मनोविज्ञान का केंद्र बिंदु क्या होना चाहिए? बिल्कुल सही, चाइल्ड होना चाहिए, छात्र होना चाहिए। ये बिल्कुल सही उत्तर है आपका। ठीक है जी, चलिए
आगे चलेंगे टू द पॉइंट। 20 क्वेश्चन हो गए? जी हाँ 20 हो गए। अगला देख लेते हैं, 2 क्वेश्चन यहाँ पे हो जाने चाहिए। जी हाँ, अगला क्वेश्चन है आपका, हु हैज़ सेंट्रल प्लेस इन एजुकेशन अकॉर्डिंग टू चाइल्ड साइकोलॉजी। ये भी लगभग ऊपर वाले जैसा क्वेश्चन ही है। बाल मनोविज्ञान के अनुसार शिक्षा के क्षेत्र में मुख्य स्थान किसे प्राप्त है या किसे दिया गया है? पहला ऑप्शन है द चाइल्ड, बालक को। दूसरा ऑप्शन है द गार्जियन, अभिभावक को। तीसरा ऑप्शन है द टीचर, एक शिक्षक को। चौथा ऑप्शन आपका द एडमिनिस्ट्रेटर, प्रशासक को। क्या है सही उत्तर? जी हाँ, बाल मनोविज्ञान के अनुसार शिक्षा के क्षेत्र में मुख्य स्थान किसे दिया गया है? बिल्कुल सही, बालक को दिया गया है। ठीक है, सारी शिक्षण अधिगम प्रक्रिया जो है बालक के इर्द गिर्द घूमती रहती है और बालक का ही महत्वपूर्ण भूमिका है इसमें। ठीक है, बालक को हमेशा केंद्र में रखा जाता है। गतिविधियाँ बालक के मानसिक स्तर के अनुसार आयोजित की जाती है, उसकी रुचि के अनुसार आयोजित की जाती है ना, ताकि बच्चा करके सीख सके स्वयं, है ना। डेली लाइफ से रिलेट किया जाता है बालक की जो भी नॉलेज होती है, जो भी जानकारी होती है ना। चलिए, स्वयं करके सीखने का अवसर जो है बालक को अधिक से अधिक प्रदान किए जाते हैं। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन है आपका, द ग्रेटेस्ट कंट्रीब्यूशन ऑफ साइकोलॉजी टू एजुकेशन इज, अर्थात मनोविज्ञान का शिक्षा के क्षेत्र में सबसे बड़ा योगदान क्या है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान दीजिएगा क्वेश्चन को दोबारा। द ग्रेटेस्ट कंट्रीब्यूशन ऑफ साइकोलॉजी टू एजुकेशन इज, मनोविज्ञान का शिक्षा के क्षेत्र में सबसे बड़ा योगदान क्या है? पहला ऑप्शन आपका सब्जेक्ट ओरिएंटेड एजुकेशन, अर्थात विषय केंद्रित शिक्षा। दूसरा ऑप्शन है एक्टिविटी बेस्ड एजुकेशन, अर्थात क्रिया केंद्रित शिक्षा। तीसरा है आपका टीचर सेंटर्ड एजुकेशन, अर्थात शिक्षक केंद्रित शिक्षा। चौथा ऑप्शन है आपका चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन, अर्थात बाल केंद्रित शिक्षा। क्या है सही उत्तर? जी हाँ, चलिए इस प्रश्न का आपका सही जवाब होने वाला है चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन। ठीक है जी, जस्ट 1 सेकेंड। जी हाँ, चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन अर्थात बाल केंद्रित शिक्षा। ठीक है, आशा है चीज़ें आपको समझ में आ रही होंगी। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलेंगे अब हम। जस्ट 1 सेकेंड। ओके, अगला क्वेश्चन है हमारा, एजुकेशनल साइकोलॉजी इज अ सिस्टमैटिक स्टडी ऑफ एजुकेशनल ग्रोथ। दिस डेफिनेशन ऑफ एजुकेशन साइकोलॉजी इज गिवन बाय, अर्थात शैक्षिक मनोविज्ञान शैक्षिक विकास का एक व्यवस्थित अध्ययन है। शिक्षा मनोविज्ञान की यह परिभाषा किसके द्वारा दी गई है? ठीक है, पहला ऑप्शन है आपका स्किनर, दूसरा ऑप्शन है J.M. स्टीफन, तीसरा ऑप्शन है C.V. गुड और चौथा ऑप्शन है आपका जीन पियाजे। क्या सही उत्तर? जी हाँ, दोबारा बोल दूँ एक बार, दोबारा बोलना चाहिए लग रहा है। एजुकेशनल साइकोलॉजी इज अ सिस्टमैटिक स्टडी ऑफ एजुकेशनल ग्रोथ। शैक्षिक मनोविज्ञान शैक्षिक विकास का एक व्यवस्थित अध्ययन है। जी हाँ, सिस्टमैटिक स्टडी। चलिए, इस प्रश्न का सही उत्तर होने वाला है आपका J.M. स्टीफन। ध्यान रखिएगा इस नाम को, ये क्वेश्चन कई बार आया हुआ है D-SSB में। ठीक है, डायरेक्ट क्वेश्चन ये पूछा गया है कई बार। D-SSB की अगर कोई तैयारी कर रहा है तो इस क्वेश्चन को बिल्कुल ना छोड़ के जाएं। ये क्वेश्चन दोबारा देखने को मिल जाएगा और आपने नहीं देखा तो 1 नंबर आपका कट जाएगा। और 1 नंबर की वैल्यू क्या होती है आप लोगों को पता है, बार बार बताने की आवश्यकता नहीं है। ठीक है जी, चलिए आगे चलेंगे। अगला क्वेश्चन है, सोक्रेट्स, प्लेटो एंड एरिस्टोटल वर आइडियलिस्ट्स, अर्थात सुकरात, प्लेटो और अरस्तु डैश विचारक थे। कौन से विचारक थे, कहाँ के विचारक थे? पहला ऑप्शन है आपका रोमन, दूसरा ऑप्शन है आयरिश, तीसरा ऑप्शन है ग्रीक, चौथा ऑप्शन है नन ऑफ द अबव। है ना, रोमन थे, आयरिश थे, यूनानी थे, ग्रीक को यूनानी बोलती है हिंदी में। ठीक है, या फिर इनमें से कोई नहीं। क्या है सही उत्तर? जी हाँ, चलिए इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वो होने वाला है ग्रीक। यूनान से संबंध रखते थे वो, ये तीनों ही यूनानी थे। ठीक है, गुरु शिष्य परंपरा यहाँ पर आप देख सकते हैं। सुकरात जो है वो प्लेटो के गुरु थे। ठीक है, और प्लेटो जो है वो अरिस्टोटल के अर्थात अरस्तु के गुरु थे। ठीक है, अगर आप चेन बनाएंगे तो सबसे पहले सुकरात का नाम आएगा। ठीक है, कई बार एग्जाम में ये भी पूछ लिया जाता है। ठीक, उनके नीचे आएंगे तो प्लेटो आएंगे। ठीक है, ये चेन भी याद ही कर लीजिए आप यहाँ पर। इनके नीचे आएंगे तो अरस्तु आएंगे। ठीक है, ये गुरु शिष्य परंपरा है, आप देख सकते हैं पूरा चार्ट मैंने बना दिया यहाँ पर।
ठीक है, सुकरात, प्लेटो, अरस्तु याद कर लीजिएगा। कई बार इस क्वेश्चन को इंटरव्यू में भी पूछ लिया जाता है ना, कई बार देखा गया है, तो पता होना चाहिए थोड़ा सा, है ना। चलिए आगे चलेंगे, अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन है आपका, एजुकेशनल साइकोलॉजी इज मेनली कंसर्न्ड विद अंडरस्टैंडिंग द जनरल बिहेवियर ऑफ, अर्थात शैक्षणिक मनोविज्ञान मुख्य रूप से किसके सामान्य व्यवहार को समझने से संबंधित है। पहला ऑप्शन आपका अडल्ट्स अर्थात वयस्क, दूसरा ऑप्शन है स्टूडेंट्स अर्थात छात्र, तीसरा ऑप्शन है टीचर्स अर्थात शिक्षक, चौथा ऑप्शन है वर्कर्स अर्थात कामगार। क्या है सही उत्तर? जी हाँ, ऑफ कोर्स स्टूडेंट्स। ठीक है जी, छात्र आपका बिल्कुल सही उत्तर है, छात्र केंद्रित है ये। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे। जस्ट 1 सेकेंड, ये क्वेश्चन थोड़ा लंबा है तो स्क्रीन पर फिट कर लेते हैं पहले इसको। जी हाँ, अगला क्वेश्चन है आपका, टू डिज़ाइन टीचिंग लर्निंग एक्टिविटीज़ फॉर अ क्लासरूम टू सूट द रिक्वायरमेंट्स ऑफ द स्टूडेंट्स टीचर्स शुड हैव अ नॉलेज ऑफ। ठीक है, छात्रों की आवश्यकताओं के अनुरूप कक्षा के लिए शिक्षण अधिगम गतिविधियों को डिज़ाइन करने के लिए शिक्षकों को किसका ज्ञान होना चाहिए, है ना, किसका ज्ञान होना चाहिए। पहला ऑप्शन है आपका बिहेवियरल साइकोलॉजी अर्थात व्यवहारात्मक मनोविज्ञान का, दूसरा है आपका एबनॉर्मल साइकोलॉजी अर्थात असामान्य मनोविज्ञान का, तीसरा है आपका इंडस्ट्रियल साइकोलॉजी अर्थात औद्योगिक मनोविज्ञान का, चौथा है आपका डेवलपमेंटल साइकोलॉजी अर्थात विकासमूलक या फिर विकासात्मक मनोविज्ञान का। क्या है सही उत्तर? छात्रों की आवश्यकताओं के अनुरूप कक्षा के लिए शिक्षण अधिगम गतिविधियों को आपको डिज़ाइन करना है, तो उसके लिए आपको किसका ज्ञान होना चाहिए? बिल्कुल सही, डेवलपमेंटल साइकोलॉजी का ज्ञान होना चाहिए, जिसके जनक पियाजे हैं, हम पीछे पढ़ के आए हैं। विकासमूलक मनोविज्ञान का ज्ञान होना चाहिए, तभी आप बालक की आवश्यकताओं के अनुरूप गतिविधियों को डिज़ाइन कर सकते हैं। ठीक है जी, चलिए आगे चलेंगे, अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन है आपका, हु सेड दिस द बाउंड्रीज ऑफ एजुकेशनल साइकोलॉजी आर अनलिमिटेड एंड चेंजिंग, अर्थात जी हाँ, शैक्षिक मनोविज्ञान का दायरा असीमित व गतिशील है, यह किसने कहा है? आपके ऑप्शंस हैं, पहला ऑप्शन है विलियम जेम्स, दूसरा ऑप्शन है हरलॉक, तीसरा ऑप्शन है आपका गेट्स, चौथा ऑप्शन आपका नॉन ऑफ दिस या नन ऑफ दिस, इसमें से कोई नहीं। क्या है सही उत्तर? द बाउंड्रीज ऑफ एजुकेशनल साइकोलॉजी आर अनलिमिटेड एंड चेंजिंग, शैक्षिक मनोविज्ञान का दायरा असीमित व गतिशील है। किसने कहा है ये? चलिए, जिसने गेट्स लगाया है उनका आंसर बिल्कुल ठीक है, गेट्स इसका सही उत्तर है, गेट्स ने कहा है ये। ठीक है जी, ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। कुछ कुछ साइट वर्ड्स पकड़िए, मैं नहीं कहता कि आप इस लाइन को पूरी को रट लीजिए, हाँ आप इसका मीनिंग समझ लीजिए। ठीक है, क्या कहना चाह रहे हैं, किस पर ज़्यादा फोकस है, और इसमें से एक साइट वर्ड पकड़ लीजिए। फॉर एग्जांपल यहाँ से आप साइट वर्ड पकड़ सकते हैं अनलिमिटेड एंड चेंजिंग। ठीक है, कि इसका जो दायरा है वो अनलिमिटेड है और चेंजिंग है ना, बहुत ज़्यादा है, अनलिमिटेड है। ठीक है, और बाउंड्रीज वर्ड साइट वर्ड पकड़ सकते हैं आप, और गेट से रिलेट कर सकते हैं। ठीक है, गेट से भाई बॉल मारेंगे तो बाउंड्री के बाहर चली जाएगी, है ना। सिर्फ ट्रिक है, किसी का नाम बिगाड़ने की कोई कोशिश नहीं हो रही है यहाँ पर। ठीक है, किसी के व्यक्तिगत भावों को अहित पहुँचाना भी इस चैनल का बिल्कुल उद्देश्य नहीं है। यहाँ हम केवल जो ट्रिक्स लगाते हैं उसका उद्देश्य केवल एकमात्र होता है, ताकि हम एग्ज़ाम में उन चीज़ों को रिटेन रख सकें और अपना बेस्ट टू बेस्ट आउटपुट दे सकें। ठीक है, आशा है आप चीज़ों को समझ रहे होंगे। ठीक है जी, फिलहाल आगे चलेंगे हम, इसका उत्तर गेट्स है। ठीक है जी, बता दिया है मैंने, आगे चलेंगे। अगला क्वेश्चन है आपका, हु इज़ द फादर ऑफ एक्सपेरिमेंटल साइकोलॉजी। ठीक है, एक्सपेरिमेंटल साइकोलॉजी अर्थात यहाँ आप देख सकते हैं प्रायोगिक मनोविज्ञान के जनक कौन हैं। आपके ऑप्शंस हैं स्किनर, दूसरा ऑप्शन है वुंट, विलियम वुंट, तीसरा ऑप्शन है आपका हल, और चौथा ऑप्शन है आपका टॉलमैन। क्या है सही उत्तर? एक्सपेरिमेंटल साइकोलॉजी के फादर कौन हैं? जी हाँ, चलिए आपको याद आ रहा है फर्स्ट एक्सपेरिमेंटल लेबोरेटरी किसने स्थापित की थी, साइकोलॉजी लेबोरेटरी? जी हाँ, विलियम वुंट ने स्थापित की थी, बिल्कुल सही। तो इसका उत्तर भी विलियम वुंट होगा, 1879 में स्थापित की थी। ठीक है, 1879 में, हम पढ़ के आए ना पीछे, अभी कहाँ पे स्थापित की थी ये भी मैं बता चुका हूँ आपको। ठीक है, चलिए
ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन है आपका, देखिए अगला क्वेश्चन ही आ गया ये तो, है ना। घूम फिर के ऐसे ही क्वेश्चन आएंगे आपको, ठीक है। तो ज़्यादा चीज़ें इसमें नहीं ध्यान रखनी है, लेकिन जो रखनी है उसको अच्छे से करना है, जितनी भी चीज़ें हैं उसको अच्छे से करके हमें जाना है एग्ज़ाम में, ठीक है जी। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे। वेयर वाज फर्स्ट एक्सपेरिमेंटल साइकोलॉजी लेबोरेटरी सेटअप, है ना। सबसे पहले प्रायोगिक प्रयोगशाला कहाँ पर स्थापित की गई थी? पहला ऑप्शन है आपका बर्लिन, दूसरा ऑप्शन है स्विट्ज़रलैंड, तीसरा ऑप्शन है सिडनी, चौथा ऑप्शन है लिप्जिंग। लिप्जिंग की स्पेलिंग बोल दूँ, LEIPZIG। प्रोनाउंसिएशन में थोड़ा सा आगे पीछे हो सकता हूँ, ठीक है, क्योंकि हम अंग्रेज नहीं है कि इतनी बेहतरीन इंग्लिश होगी हमारी, है ना। इंडियन है तो थोड़ा सा आपको वो लहजा देखने को ज़रूर मिलेगा, है ना। तो इसलिए मैंने स्पेलिंग बोल दी, स्पेलिंग दोबारा बोल दे रहा हूँ, LEIPZIG, ठीक है। लिप्जिंग मैं बोलता हूँ, बाकी आप प्रोनाउंसिएशन करके देख सकते हैं, ठीक है। चलिए, और यही इसका सही उत्तर है, ठीक है जी, यहीं पर स्थापित की गई थी। चलिए आगे देखेंगे। जी हाँ, जस्ट 1 सेकेंड। ओके, क्वेश्चन थोड़ा सा बड़ा है तो इसको फिट करने में थोड़ा समय लगेगा। जस्ट 1 सेकेंड। ओके, बड़ा क्वेश्चन है लेकिन इतना मुश्किल नहीं है, आप कर सकते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखने का प्रयास करेंगे। एजुकेशनल साइकोलॉजी इज द स्टडी ऑफ साइकोलॉजिकल एस्पेक्ट्स ऑफ एजुकेशनल सिचुएशंस, हु सेड दिस। अर्थात शिक्षा मनोविज्ञान शिक्षा संस्थानों के मनोवैज्ञानिक तत्वों का अध्ययन करता है, यह किसने कहा है? आपके ऑप्शंस हैं क्रो एंड क्रो, दूसरा ऑप्शन है स्टीफन, तीसरा ऑप्शन है ट्रो, चौथा ऑप्शन है थॉर्नडाइक। जी हाँ, क्या है सही उत्तर? चलिए, इस प्रश्न का सही उत्तर ट्रो है, TROW, ठीक है। जब मैंने ये क्वेश्चन किया था तब मैंने भी ये नाम पहली बार सुना था, तो ध्यान रख लीजिए, ठीक है। ये डेफिनेशन इन्होंने दी है। एजुकेशनल साइकोलॉजी इज़ द स्टडी ऑफ साइकोलॉजिकल एस्पेक्ट ऑफ एजुकेशनल सिचुएशंस। शिक्षा मनोविज्ञान शिक्षा संस्थानों के मनोवैज्ञानिक तत्वों का अध्ययन करता है, ठीक है जी। ध्यान रखिएगा, ये छूट दो चार साइट वर्ड यहाँ से पकड़ लीजिएगा तो ध्यान हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखने का प्रयास करेंगे। जस्ट 1 सेकेंड। जी हाँ, अगला क्वेश्चन है आपका, एजुकेशनल साइकोलॉजी इज दैट ब्रांच ऑफ साइंस विच डील्स विद टीचिंग एंड लर्निंग, हु सेड दिस, है ना। अर्थात शिक्षा मनोविज्ञान विज्ञान की वह शाखा है जो शिक्षण और सीखने के साथ संबंधित है, यह किसने कहा है? आपके ऑप्शंस हैं ये रहे, स्किनर पहला ऑप्शन है, दूसरा ऑप्शन है वाइगोस्की, तीसरा ऑप्शन है पियाजे, चौथा ऑप्शन आपका विलियम जेम्स। जी हाँ क्या है सही उत्तर? अभी हम पीछे करके आए थे साइंस एंड बिहेवियर वाला, अगर किसी को याद है तो, साइकोलॉजी इज द साइंस एंड बिहेवियर, है ना, कुछ ऐसा करके आए थे ना डेफिनेशन, याद आ रही है? वीडियो के पीछे आके देखिए, याद आ जाएगा। बिल्कुल सही, इसका उत्तर स्किनर है, ठीक है। साइंस एंड बिहेवियर करके एक बुक है, पीछे गई है, वो इन्होंने लिखी है, ठीक है, आप देख सकते हैं। चलिए आगे चलेंगे, अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन है आपका, जस्ट 1 सेकेंड। ओके, चलिए यहाँ से 3 क्वेश्चन हो जाएंगे, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, फंक्शनलिस्ट अप्रोच ऑफ साइकोलॉजी इज रिलेटेड टू। मनोविज्ञान की प्रकार्यवादी उपागम किससे संबंधित है? इसको क्रियावादी बोल देते हैं कई कबार, है ना, फंक्शनलिस्ट, है ना, प्रकार्यवादी भी बोल देते हैं, है ना। तो ये किससे संबंधित है, इसके प्रवर्तक कौन रहे हैं, ऐसा भी क्वेश्चन बन सकता है, तो भी उत्तर यही होगा, ठीक है, जो इस क्वेश्चन का आंसर होने वाला है। इसके ऑप्शन हैं आपके, पहला ऑप्शन है विलियम वुंट, दूसरा ऑप्शन है गेस्टाल्ट, तीसरा ऑप्शन है आपका विलियम जेम्स, चौथा ऑप्शन है आपका पेवलोव। क्या है सही उत्तर? जी हाँ, चलिए, इस प्रश्न का आपका सही उत्तर होने वाला है विलियम जेम्स, ठीक है। फंक्शनलिस्ट की जो धारणा है, अवधारणा है, वो इन्होंने रखी थी, विलियम जेम्स ने। तो फंक्शनलिस्ट जैसे ही आए या फंक्शनलिज्म आए तो वैसे ही आप विलियम जेम्स का नाम ध्यान में रख लीजिएगा, ठीक है जी। चलिए आगे चलेंगे, यहाँ पे 3 क्वेश्चन हो जाएंगे आई थिंक, ठीक है, आप नीचे नहीं करेंगे, है ना, ऐसे हो जाएंगे। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन आपका, कॉग्निटिव अप्रोच ऑफ साइकोलॉजी इज रिलेटेड टू। अर्थात मनोविज्ञान की संज्ञानवादी उपागम किससे संबंधित है? आपका पहला ऑप्शन है विलियम वुंट, दूसरा ऑप्शन है थॉर्नडाइक, तीसरा ऑप्शन है कॉलर
और आपका चौथा ऑप्शन है जे.बी. वॉटसन। जी हाँ, क्या है सही उत्तर? कॉग्निटिव अप्रोच ऑफ साइकोलॉजी इज रिलेटेड टू, बिल्कुल सही। यहाँ पर आपका उत्तर हो जाएगा कॉलर। ठीक है, इनके साथ कुछ और मनोवैज्ञानिक भी थे, जैसे वर्दीमर, है ना, कोफका, वो भी थे। ठीक है, फिलहाल यहाँ पर कॉलर नाम दिया गया है, तो इनका नाम हम लेके चलेंगे। ठीक है जी, चलिए आगे चलेंगे, अगला देखेंगे। अगला क्वेश्चन है हमारा, व्हेन वाज द नेशनल एकेडमी ऑफ साइकोलॉजी एस्टेब्लिश्ड। ठीक है, नेशनल एकेडमी ऑफ साइकोलॉजी जो है, हिंदी में अगर मैं बात करूं, भारत में नेशनल एकेडमी ऑफ साइकोलॉजी की स्थापना कब हुई थी? आपके ऑप्शंस ये रहे। पहला ऑप्शन है 1989, दूसरा ऑप्शन है 1986, तीसरा ऑप्शन है 1992 और चौथा ऑप्शन है 1983। जी हाँ, क्या है सही उत्तर? चलिए, इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा आपका 1989, 1989। ठीक है जी, नेशनल एकेडमी ऑफ साइकोलॉजी जो है वो 1989 में स्थापित की गई थी, ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, फर्स्ट लैब ऑफ साइकोलॉजी वाज एस्टेब्लिश्ड एट। ये देखिए, ये रिपीट हो रहा है दोबारा से ये क्वेश्चन, है ना, बार बार, क्योंकि डिफरेंट एग्जाम्स में ये क्वेश्चन आया हुआ है, तो आप इस क्वेश्चन की इंपॉर्टेंस आप समझ सकते हैं, घुमा फिरा करके कैसे कैसे क्वेश्चन बन रहा है ना। ऑप्शन से आपके कनाडा, दूसरा ऑप्शन है यूएसए, तीसरा ऑप्शन है लिप्जिंग, चौथा ऑप्शन है ऑस्ट्रेलिया। क्या है सही उत्तर? पहली मनोविज्ञान की प्रयोगशाला कहाँ पर लगी थी या कहाँ पर स्थापित हुई थी? बिल्कुल सही, लिप्जिंग, LEIPZIG। ठीक है जी, और ये किस देश में है ये ज़रूर बताइएगा, कहाँ पर है ये। ठीक है, चलिए आगे चलेंगे, अगला क्वेश्चन देखेंगे। जस्ट 1 सेकेंड। जी हाँ, अटेंड टू वर्किंग ऑफ वंस ऑन माइनल इन अ सिस्टमेटिक वे इज कॉल्ड। अर्थात मन के कार्यों का नियम पूर्वक ढंग से अध्ययन करना क्या कहलाता है? मन के कार्यों का नियम पूर्वक ढंग से अध्ययन करना क्या कहलाता है? आपके ऑप्शंस हैं, पहला ऑप्शन है इंट्रोस्पेक्शन अर्थात अंतर्निरीक्षण विधि, दूसरा ऑप्शन है केस स्टडी अर्थात व्यक्तिगत अध्ययन, तीसरा ऑप्शन है इंटरव्यू अर्थात साक्षात्कार विधि, और चौथा ऑप्शन है आपका ऑल ऑफ द अबाव अर्थात इनमें से सभी। क्या सभी विधियां इंपॉर्टेंट है? सभी ही हो जाएंगी? क्या है सही उत्तर? जी हाँ, चलिए, इस प्रश्न का जो सही जवाब होने वाला है वो होने वाला है आपका फर्स्ट, इंट्रोस्पेक्शन अर्थात अंतर्निरीक्षण विधि। ठीक है जी, ध्यान रखिएगा, याद रखिएगा। क्या है? अटेंड टू वर्किंग ऑफ वंस ऑन माइनल इन अ सिस्टमेटिक वे, मन के कार्यों का नियमपूर्वक ढंग से अध्ययन करना। मैं बार बार क्यों कह रहा हूँ? क्योंकि इसका एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंस है। ये सीधा सीधा लाइन उठ के आ जाएगी और आप कंफ्यूज हो जाओगे, ये कौन सी विधि पूछ ली आपसे। ठीक है जी, चलिए ध्यान रखिएगा, आगे चलेंगे, अगला क्वेश्चन देखने का प्रयास करेंगे। अगला क्वेश्चन है आपका, ऑब्जर्वेशन विद द ओवर्ट बिहेवियर ऑफ पर्सन्स इन एप्रोप्रिएट सिचुएशंस, हु सेड दिस। अर्थात अवलोकन उपयुक्त परिस्थितियों में व्यक्तियों के बाह्य व्यवहार से संबंधित है, यह किसने कहा है? ठीक है, आपके ऑप्शंस ये रहे। पहला ऑप्शन है आपका स्किनर, दूसरा ऑप्शन है पियाजे, तीसरा ऑप्शन है पेवलोव और चौथा ऑप्शन है आपका मेयर। जी हाँ, क्या है सही उत्तर? अवलोकन उपयुक्त परिस्थितियों में व्यक्तियों के बाह्य व्यवहार से संबंधित है अर्थात ऑब्जर्वेशन विद द ओवर्ट बिहेवियर ऑफ पर्सन्स इन एप्रोप्रिएट सिचुएशंस। चलिए, ठीक है, इस प्रश्न का भी सही उत्तर आपका स्किनर होने वाला है। स्किनर ने देखिए डेवलपमेंटल साइकोलॉजी में बहुत काम किया है, मतलब साइकोलॉजी के अगर पर्सपेक्टिव की बात की जाए तो इन्होंने बहुत अपने तथ्य दिए हैं। ठीक है, बुक भी लिखी है इन्होंने, साइंस एंड बिहेवियर करके, पीछे चर्चा भी की है हमने, तो इनकी बुक्स भी याद करनी है, इनके कथन भी याद करने हैं। ठीक है, मनोविज्ञान को लेकर के क्या कहा है इन्होंने, कौन कौन सी बातें कही हैं, तो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ये सब इंपॉर्टेंट है। ठीक है जी, चलिए, इसका आंसर भी हो जाएगा आपका स्किनर। अगला क्वेश्चन देखेंगे आगे, नेक्स्ट। अगला क्वेश्चन है आपका, एजुकेशनल साइकोलॉजी एम्फसाइसिस ऑन, अर्थात शैक्षिक मनोविज्ञान किस पर जोर देता है? पहला ऑप्शन है आपका टीचर सेंटर्ड एजुकेशन अर्थात शिक्षक केंद्रित शिक्षा पर, दूसरा ऑप्शन है आपका करिकुलम सेंटर्ड एजुकेशन अर्थात पाठ्यचर्या केंद्रित शिक्षा पर,
तीसरा ऑप्शन है आपका चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन अर्थात छात्र केंद्रित शिक्षा पर। चौथा ऑप्शन है आपका स्कूल सेंटर्ड एजुकेशन अर्थात विद्यालय केंद्रित शिक्षा पर। क्या है सही उत्तर? शैक्षिक मनोविज्ञान किस पर अधिक जोर देता है? चलिए बिल्कुल सही, चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन पर। ठीक है जी, ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। ठीक है जी, चलिए आगे चलेंगे, अगला क्वेश्चन देखने का प्रयास करेंगे। यहाँ पर 2 क्वेश्चन हो सकते हैं, नहीं एक लेते हैं पहले, ठीक है, बड़ा करके फिर आगे देखते हैं उसको। ठीक है जी, चलिए क्वेश्चन देखेंगे। द प्योनियर ऑफ फंक्शनलिज्म इज, देखिए दोबारा फंक्शनलिज्म आ गया। अभी मैं पीछे बता के आया हूँ, जैसे ही आपका फंक्शनलिज्म आ जाए, ठीक है, तो आपको क्या लगाना है? प्रकार्यवाद हिंदी में बोलते हैं इसको। ठीक है, तो प्रकार्यवाद के अग्रणी कौन थे? ठीक है, किसने मतलब कि इस सिद्धांत को दिया था, कौन इसको मानते थे, है ना? पहला ऑप्शन है आपका विलियम वुंट, दूसरा ऑप्शन है जेबी वॉटसन, तीसरा ऑप्शन है विलियम जेम्स, चौथा ऑप्शन है कुर्ट लेविन या लेविन बोल लीजिए आप। जी हाँ, क्या है सही उत्तर? चलिए, इस प्रश्न का जो सही जवाब है वो होने वाला है आपका विलियम जेम्स। ठीक है, पीछे भी करा के आया हूँ, अभी जैसे ही फंक्शनलिज्म आया वैसे ही आपको विलियम जेम्स लगा देना है। ठीक है, मैं पीछे ही बता के आया हूँ। ठीक है, चलिए आगे देखेंगे अगला क्वेश्चन। जस्ट 1 सेकेंड, चलिए फिट कर लेते हैं इसको अपनी स्क्रीन पर। जी हाँ, अगला क्वेश्चन है आपका अकॉर्डिंग टू द बिहेवियरिस्ट स्कूल ऑफ साइकोलॉजी द टीचर इज, अर्थात व्यवहारवादी विचारधारा के अनुसार एक अध्यापक क्या होता है? ठीक है, उसका क्या रोल होता है ना? चलिए, पहला ऑप्शन है आपका स्टोर हाउस ऑफ नॉलेज अर्थात ज्ञान का भंडार, दूसरा ऑप्शन है आपका सुपरवाइजर ऑफ चिल्ड्रंस लर्निंग एक्टिविटीज़ अर्थात बच्चों की अधिगम क्रियाओं का पर्यवेक्षक, तीसरा ऑप्शन है अ लीडर इन द क्लासरूम अर्थात कक्ष का नेता, चौथा ऑप्शन है आपका क्रिएटर ऑफ एप्रोप्रिएट लर्निंग कंडीशन अर्थात उचित अधिगम परिस्थितियों का निर्माता। कौन होता है शिक्षक एक व्यवहारवादी कक्ष में? जी हाँ, चलिए बिल्कुल सही, फोर्थ ऑप्शन बिल्कुल सही है जिसने लगाया है, क्रिएटर ऑफ एप्रोप्रिएट लर्निंग कंडीशन। ठीक है जी, अर्थात उचित अधिगम परिस्थितियों का निर्माता, बिल्कुल सही है। बिहेवियरिज्म कक्ष में यही रोल होता है एक टीचर का। ठीक है जी, चलिए आगे चलेंगे, अगला क्वेश्चन देखेंगे। जस्ट 1 सेकेंड, थोड़ा बड़ा कर लेते हैं ताकि अच्छे से विजिबल हो जाए। जी हाँ, अगला क्वेश्चन है आपका द टर्म बिहेवियरिज्म वाज फर्स्ट गिवन बाय, जो बिहेवियरिज्म टर्म है वो सबसे पहले किसने दी थी, अर्थात व्यवहारवाद की अवधारणा सबसे पहले किसने दी थी? देखिए, एक फंक्शनलिज्म का अगर नाम आता है तो आपको विलियम जेम्स लगाना है, और जैसे बिहेवियरिज्म का नाम आता है तो आपको वॉटसन लगाना है। क्या लगाना है? वॉटसन। मैंने यहाँ पर खुद ही आंसर बता दिया है। ठीक है, फिलहाल मैं ऑप्शन बोल देता हूँ। ऑप्शन थे आपके डेविड ओसेबल, E.L. थॉर्नडाइक, J.B. वॉटसन, B.F. स्किनर। ठीक है, तो इसका सही उत्तर है आपका J.B. वॉटसन। ठीक है, अच्छा कमेंट बॉक्स में क्या आप बताएंगे कि J.B. वॉटसन का पूरा नाम क्या था? अगर आप बताएंगे तो मुझे बहुत प्रसन्नता होगी। ठीक है, J.B. वॉटसन का पूरा नाम, इस वीडियो से मैंने ये क्वेश्चन उठाया है और आपको ज़रूर कमेंट बॉक्स में ये बताना है। ठीक है, अगर आप एक अच्छे टीचर बनने की इच्छा रखते हैं और आगे बनना चाहते हैं, ठीक है, तो ज्ञान का जो भंडार है वो निरंतर अपने ज्ञान के भंडार में आप वृद्धि करते रहिए। कौन सा ज्ञान कहाँ पर काम आ जाए कुछ नहीं पता होता। ठीक है जी, और ज्ञान कभी व्यर्थ नहीं जाता है, इस बात को भी आप नोट डाउन कर लीजिएगा। चलिए फिलहाल आगे चलेंगे हम। बिहेवियरिज्म जो वर्ड है वो सबसे पहले J.B. वॉटसन द्वारा दिया गया था। बिहेवियरिज्म के जो प्रवर्तक है वो J.B. वॉटसन है। ठीक है जी, चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे। जस्ट 1 सेकेंड, ओके, अगला क्वेश्चन है आपका द रिलेशन बिटवीन एजुकेशन एंड साइकोलॉजी इज बेस्ट अंडरस्टूड ऑन द बेसिस ऑफ, अर्थात जस्ट 1 सेकेंड, हाँ जी, शिक्षा और मनोविज्ञान के संबंध को निम्नलिखित में से किस आधार पर सर्वोत्तम ढंग से समझा जा सकता है ना, कि शिक्षा और मनोविज्ञान का आपस में संबंध है। ठीक है जी, आपके ऑप्शंस ये रहे। पहला ऑप्शन है आपका इंटरडिपेंडेंस, है ना, दूसरा ऑप्शन है आपका इंटरेक्शन, तीसरा ऑप्शन है इंडिपेंडेंस, चौथा ऑप्शन है डिपेंडेंस। जी हाँ, क्या है सही ऑप्शन, सही उत्तर आपका? जी हाँ, अगर मैं हिंदी में बात करूं तो इंटरडिपेंडेंस अर्थात परस्पर निर्भरता, और आपका इंडिपेंडेंस अर्थात स्वतंत्रता, इंटरेक्शन अर्थात अंतःक्रिया, और डिपेंडेंस अर्थात निर्भरता।
क्या है सही उत्तर? एजुकेशन और साइकोलॉजी का जो संबंध है किस प्रकार से देखा जा सकता है? बिल्कुल सही, इंटरेक्शन, अंतःक्रिया। ठीक है, चलिए ध्यान रखिएगा, इतना टिपिकल क्वेश्चन नहीं है, हो जाएगा ये मेरे हिसाब से। ठीक है, एक दो बार आप रीड आउट करेंगे, प्रैक्टिस करेंगे, रिवाइज करेंगे तो हो जाएगा, है ना। चलिए अगला क्वेश्चन देखने का प्रयास करेंगे। अगला क्वेश्चन है आपका, एजुकेशन डज नॉट इंक्लूड द फ्लोइंग रिसोर्सेज, अर्थात निम्न में से शिक्षा में कौन सा संसाधन सम्मिलित नहीं होता है? पहला ऑप्शन आपका ह्यूमन रिसोर्सेज अर्थात मानव संसाधन। दूसरा ऑप्शन आपका वाटर रिसोर्सेज अर्थात जल संसाधन। तीसरा ऑप्शन है आपका मटेरियल रिसोर्सेज अर्थात सामग्री संबंधी संसाधन। चौथा ऑप्शन आपका फाइनेंशियल रिसोर्सेज अर्थात वित्तीय संबंधी संसाधन। क्या सही उत्तर है आपका? शिक्षा के अंतर्गत, ठीक है, शिक्षा से संबंधित कौन सा संसाधन नहीं है, सीधा ये पूछा आपसे। जी हाँ, यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा आपका, थोड़ा ये टिपिकल क्वेश्चन है ना, लेकिन फिर भी थोड़ा कॉमन सेंस लगाओगे तो निकल जाएगा आंसर। इसका सही उत्तर होगा वाटर रिसोर्सेज। ठीक है, ये शिक्षा से संबंधित संसाधन नहीं है, एक सुविधा है, ठीक है, जो कि विद्यालय में होनी चाहिए। ठीक है, शिक्षा से संबंधित संसाधन होगा आपका ह्यूमन रिसोर्स, जो कि टीचर्स आप देख सकते हैं। मटेरियल रिसोर्स होगा, फाइनेंशियल रिसोर्स होगा, बिना फाइनेंस के जो एजुकेशन है वो प्रोवाइड नहीं की जा सकती है, कुछ ना कुछ इन्वेस्ट उसमें होता ही होता है। ठीक है, आपके रिसोर्सेज लगते हैं, जो टीचर वहाँ पे लगते हैं, है ना। तो देख सकते हैं उस चीज़ को आप, वित्तीय चीज़ों का भी इसमें योगदान होता है, फाइनेंशियल रिसोर्सेज का भी। ठीक है जी, तो यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा वाटर रिसोर्सेज। ठीक है, इसको हम इंक्लूड नहीं करते हैं एजुकेशन में। ठीक है, चलिए आगे चलेंगे। अगला क्वेश्चन देखेंगे हम, लॉन्गिट्यूडनल स्टडीज आर ए टाइप ऑफ, अर्थात अनुदैर्ध्य अध्ययन का एक प्रकार होता है। किस प्रकार के अध्ययन का एक प्रकार होता है? ठीक है, लॉन्गिट्यूडनल स्टडीज, अनुदैर्ध्य अध्ययन। पहला ऑप्शन आपका हिस्टोरिकल स्टडीज़, ठीक है, अर्थात ऐतिहासिक अध्ययन का। दूसरा है सर्वे स्टडीज़ अर्थात सर्वेक्षण अध्ययन का। तीसरा है आपका डेवलपमेंटल स्टडीज़ अर्थात विकासात्मक अध्ययन का। चौथा ऑप्शन है आपका फिलोसफिकल स्टडीज़ अर्थात दार्शनिक अध्ययन का। ठीक है, तो लॉन्गिट्यूडनल स्टडीज़ में हम किसका अध्ययन करते हैं? बिल्कुल सही, डेवलपमेंटल स्टडीज़ का अध्ययन करते हैं। ठीक है, विकासात्मक अध्ययन का अध्ययन करेंगे। ठीक है, ध्यान रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम में डायरेक्ट पूछा गया है। लॉन्गिट्यूडनल स्टडीज़ आप डायरेक्टली याद कर लीजिए डेवलपमेंटल स्टडीज़। ठीक है, लॉन्ग डेवलपमेंट ऐसे भी करके आप ट्रिक लगा के याद कर सकते हैं। डेवलपमेंट कैसा होगा? लॉन्ग होगा, बहुत बड़ा डेवलपमेंट होगा, है ना। चलिए आगे चलेंगे। सोशल साइकोलॉजी फोकसेस ऑन, ठीक है, डैश एंड देयर डैश, अर्थात समाज मनोविज्ञान पर तथा उनकी या उनके पर किस पर फोकस करता है? ठीक है, डैश एंड डैश किस पर और किस पर फोकस करता है ना। पहला ऑप्शन है आपका इंडिविजुअल्स और फीलिंग्स। दूसरा ऑप्शन है पीपल और फीलिंग्स। तीसरा ऑप्शन है ग्रुप्स एंड एक्सपीरियंसेस। चौथा ऑप्शन है पीपल एंड थॉट्स। क्या होगा सही उत्तर? जी हाँ, चलिए इसका जो सही उत्तर है वो आपका हो जाएगा आखिरी वाला, पीपल एंड थॉट्स। ठीक है, सोशल साइकोलॉजी फोकसेस ऑन, पहले वाले ब्लैंक में आपका पीपल आएगा। ठीक है, और दूसरे वाले ऑप्शन ब्लैंक में आपका आएगा थॉट्स। ठीक है, तो आपकी लाइन बन जाएगी सोशल साइकोलॉजी फोकसेस ऑन पीपल एंड देयर थॉट्स। ठीक है, लोगों का अध्ययन करता है और उनके विचारों का अध्ययन करता है। क्या? सोशल साइकोलॉजी, सामाजिक मनोविज्ञान। ठीक है जी, आगे चलेंगे, अगला क्वेश्चन देखेंगे। यहाँ पे शायद हम 3 क्वेश्चन कर सकते हैं अच्छे से। जी हाँ, कर सकते हैं। ठीक है जी, चलिए देखेंगे, अगला क्वेश्चन देखने का प्रयास करेंगे। चलिए देखेंगे, द ओल्डेस्ट मेथड इन साइकोलॉजी इज, अर्थात मनोविज्ञान की सबसे पुरानी विधि कौन सी है? ध्यान रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट मेथड है, इसको हम पीछे भी कई बार पढ़ाए हैं, लेकिन कई लोगों को पता नहीं होगा कि यह मनोविज्ञान की सबसे पुरानी विधि है। ठीक है, तो पता होना चाहिए। पहला ऑप्शन है आपका यहाँ पर इंट्रोस्पेक्शन अर्थात अंतर्निरीक्षण विधि। दूसरा ऑप्शन है केस स्टडी अर्थात व्यक्तिगत अध्ययन विधि। तीसरा ऑप्शन है ऑब्जर्वेशन अर्थात अवलोकन विधि। चौथा ऑप्शन है आपका क्लिनिकल मेथड अर्थात नैदानिक विधि। क्या है सही उत्तर? जी हाँ, मनोविज्ञान की सबसे पुरानी विधि कौन सी है? बिल्कुल सही, जिसने इंट्रोस्पेक्शन लगाया है उसका बिल्कुल सही है। ठीक है जी, अंतर्निरीक्षण विधि अर्थात इंट्रोस्पेक्शन मेथड जो है ये सबसे पुराना मेथड है। ठीक है, ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन पे देखेंगे, इंट्रोस्पेक्शन एज ए मेथड स्टैंड्स रिजेक्टेड बाय। अब देखिए,
देखिए पहले देखिए जिसका विरोध होता है वही प्रसिद्ध भी होता है। चाहे आप गैलीलियो गैलीली की बात कर लें, ठीक है, उनके सिद्धांतों की बात कर लें, पृथ्वी और सूर्य के संदर्भ में या अन्य ग्रहों के संदर्भ में जो उन्होंने सिद्धांत दिया, पहले उनकी आलोचना हुई, उनको जेल में डाल दिया गया, है ना, फिर बाद में उनका सिद्धांत मान लिया गया, ठीक है। तो काफ़ी चीज़ें हैं। पहले देखिए जब आप समाज से हट करके कुछ नई चीज़ बोलते हैं ना, शायद भविष्य में वो सच भी हो जाए, है ना, आप सत्य भी हो जाए, लेकिन उस समय का समाज आपको स्वीकार नहीं करता है। फॉर एग्जांपल अगर आप पुराने समय में बोलते कि एक समय ऐसा आएगा, है ना, कि लोहे के बड़े बड़े एक जहाज़ बने, जहाज़ टाइप कुछ बनेगा और उसमें लोग बैठ करके हवा में उड़ सकेंगे, तो लोग आपका मजाक ही उड़ाते। कई लोगों ने मजाक उड़ाया भी, बनाया भी इतिहास में, है ना, लेकिन आज उड़ रहा है इंसान आसमान में एरोप्लेन में बैठ करके, ठीक है। तो जिस चीज़ की आलोचना होती है, ठीक है, वो प्रसिद्ध भी होती है, ठीक है। तो आलोचना से कभी मत डरिए, ठीक है। जिसने आलोचना नहीं सही वो कभी प्रसिद्ध भी नहीं हुआ, आप इतिहास उठा करके देख लीजिए, ठीक है। तो आलोचना के लिए हमेशा तैयार रहिए, ठीक है। कोई मित्र आपकी आलोचना करता है तो हमेशा तैयार रहिए, ठीक है भाई, आप आलोचना कीजिए, मैं अपना काम करूँगा, ठीक है। तो आप अपने काम पर फोकस कीजिए, ठीक है। चलिए फिलहाल आगे देखेंगे। इंट्रोस्पेक्शन एज ए मेथड स्टैंड्स रिजेक्टेड बाय। समय समय पर देखिए नई नई विधियाँ आई तो इंट्रोस्पेक्शन को मेथड स्वीकार भी कई लोगों ने नहीं किया कि इंट्रोस्पेक्शन कोई मेथड है, तो किसके द्वारा स्वीकार नहीं किया गया, ये यहाँ पर आपका सीधा क्वेश्चन है। अंतर्निरीक्षण को विधि के रूप में किसने नकार दिया, किसने नहीं माना कि ये भी कोई विधि है ना। देखिए किसी को कुछ नया सिद्धांत करना होता है ना, या देना होता है, तो वो दूसरे का विरोध करेगा, तभी तो उसका सिद्धांत मान्य होगा, तभी तो उसके सिद्धांत के बारे में लोग चर्चा करेंगे। सीधी सी एक सिंपल बात है, ठीक है जी। चलिए फॉर एग्जांपल अगर मैं एक और उदाहरण दूँ रियल लाइफ से, है ना, आपको अपना बिजनेस रन करना है। मान लीजिए आपको राशन की दुकानें चलानी है, ठीक है, कोई राशन की दुकान आपके एरिया में ऑलरेडी ओपनड है, ठीक है, जस्ट एन एग्जांपल, ठीक है, पर्सनल लाइफ से किसी से रिलेटेड नहीं है, जस्ट एन एग्जांपल, ठीक। और आपको अपनी राशन की दुकान चलानी है, आप क्या करोगे, उसके राशन के आइटम को आप बताओगे ये ख़राब देता है ना, मैं अच्छा दे रहा हूँ, मैंने नया खोला है, देखो मैं सस्ता भी दे रहा हूँ, थोड़ा सा सस्ता भी कर दोगे आप स्टार्टिंग में अपने कस्टमर्स बनाने के लिए, ठीक है। तो ये चीज़ नॉर्मल है, ये चीज़ देखी जाती है और होती भी है, ठीक है। तो चलिए इसमें किसी किसी की कोई गलती नहीं है, ठीक है, ह्यूमन नेचर है, ये होना ही है। चलिए फिलहाल तो जो शिक्षा है उसको हम केंद्र में रखेंगे, जो छात्र है उसको केंद्र में रखेंगे और सारी चीज़ों को देखेंगे। कोई मेथड पूरी तरीके से अच्छा भी नहीं है, कोई मेथड पूरी तरीके से बुरा भी नहीं है, ठीक है। तो सभी को मिला जुला करके हम अगर हम यूज़ करें शिक्षा के क्षेत्र में तो बहुत ही लाभ हो सकता है, शिक्षा को भी, छात्रों को भी और राष्ट्र को भी, ठीक है जी। क्योंकि कोई भी सिद्धांत ऐसी हवा में नहीं दिया जाता, उसके पीछे दुनिया भर के एक्सपेरिमेंट्स होते हैं, रिसर्च होती है, ठीक है। चलिए फिलहाल हम क्वेश्चन से भटक गए हैं, वापस क्वेश्चन पे आ जाते हैं। इंट्रोस्पेक्शन एज ए मेथड स्टैंड्स रिजेक्टेड बाय, अर्थात अंतर्निरीक्षण को विधि के रूप में किसने नकार दिया था। आपका पहला ऑप्शन है फंक्शनल स्कूल अर्थात प्रकार्यवादी स्कूलों ने, दूसरा है साइक्लो एनालिस्टिक अर्थात मनोविश्लेषणवादियों ने, तीसरा ऑप्शन है बिहेवियरिस्ट अर्थात व्यवहारवादियों ने, चौथा ऑप्शन है गेस्टाल्ट लिस्ट इस्ट, है ना, या गेस्टाल्ट वादियों ने, ठीक है, स्पेलिंग देख लीजिएगा। चलिए क्या है सही उत्तर, चलिए इसका जो सही उत्तर है वो होने वाला है आपका बिहेवियरिस्ट, व्यवहारवादियों ने नकार दिया था। ये क्वेश्चन कई बार एग्जाम में बनाया, ध्यान रखिएगा, ठीक है। इंट्रोस्पेक्शन को एज ए मेथड नकार दिया था किसने, व्यवहारवादियों ने, बिहेवियरिस्ट ने, ठीक है जी, ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे। द फर्स्ट बुक ऑफ साइकोलॉजी वाज रिटन बाय, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, ठीक है। मनोविज्ञान की पहली पुस्तक किसके द्वारा रची गई थी, ठीक है, सीधा सा क्वेश्चन। पहला ऑप्शन है आपका कॉलर, दूसरा ऑप्शन है क्लार्क हल, तीसरा ऑप्शन है विलियम जेम्स, चौथा ऑप्शन है प्लेटो। जी हाँ, मनोविज्ञान की पहली पुस्तक की बात हो रही है, बिल्कुल सही, इसका सही उत्तर है विलियम जेम्स, ठीक है। और ये विलियम जेम्स की पुस्तक का नाम था प्रिंसिपल साइकोलॉजी, ठीक है, नीचे दी हुई है। द फर्स्ट बुक ऑन साइकोलॉजी टाइटल प्रिंसिपल साइकोलॉजी वाज पब्लिश्ड इन विच ईयर, नीचे इसी का ईयर पूछा गया है, ठीक है, इसी बुक का ही ईयर पूछा गया नीचे, ध्यान रखिएगा। विलियम जेम्स की बुक कौन सी है, प्रिंसिपल साइकोलॉजी है, और इसी बुक का ईयर पूछा गया आपसे नीचे, ठीक है। तो नीचे देख लेते हैं हम, आखिरी का 2 क्वेश्चन रह गए हैं शायद, जी हाँ, आखिरी के 2 क्वेश्चन ही हैं हमारे, ठीक है, देख लेते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन देख लेते हैं। तो फर्स्ट बुक ऑफ साइकोलॉजी वाज रिटन बाय विलियम जेम्स, सही उत्तर है, ध्यान रखिएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन हमारा, द फर्स्ट बुक ऑन साइकोलॉजी टाइटल्ड प्रिंसिपल साइकोलॉजी वाज पब्लिश्ड इन विच ईयर, ठीक है, अर्थात मनोविज्ञान पर पहली पुस्तक प्रिंसिपल साइकोलॉजी जो नाम है, ठीक है, इसका प्रकाशन कब हुआ। और ऊपर मैं बता चुका हूँ कि मनोविज्ञान की पहली पुस्तक किसने लिखी है, विलियम जेम्स ने, ठीक है। तो सीधी सी बात है, प्रिंसिपल साइकोलॉजी के राइटर कौन है, विलियम जेम्स है, ध्यान रखिएगा। इस टाइप से भी क्वेश्चन बन सकता है, ठीक है। इसका ईयर क्या था, पहला ऑप्शन आपका 1879 1879, दूसरा 1890, तीसरा 1895, चौथा है आपका 1905, क्या ऐसे उत्तर,
जी हाँ, इसको याद रखिएगा आप 1895 करके 1895 क्या है 1895 1895। देखिए 1 और 8 को आप प्लस कर देंगे तो 9 हो जाएगा, ठीक है, और फिर 5, बस ऐसी लॉजिक लगा लीजिए कुछ, है ना, छोटी सी चीज़ है, लॉजिक लगाएंगे तो हो जाएगा, ठीक है, इतना कठिन नहीं है ये, ठीक है जी। चलिए आशा चीज़ समझ में आ रही होंगी आपको। आगे चलेंगे टू द पॉइंट। आज का हमारा आखिरी प्रश्न होने वाला है, ये आखिरी क्वेश्चन होने वाला है, ठीक है। इसके बाद शायद हम पर्सनैलिटी का टॉपिक उठाएं और उस पर आपके 50 क्वेश्चंस देखने को मिले आपको, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, है ना। चलिए फिलहाल हम देखते हैं, जो भी टॉपिक रहेगा वो बना दिया जाएगा, आप प्लेलिस्ट में देख सकते हैं उसको, है ना। चलिए फिलहाल अगला क्वेश्चन देखेंगे और लास्ट क्वेश्चन होने वाला है हमारा आज का ये, व्हाट इज़ द मेन फीचर ऑफ साइकोलॉजिकल डिटर्मिनेंट, ठीक है। जस्ट 1 सेकेंड। जी हाँ, जो मनोविज्ञान है उसका प्रमुख तत्व क्या है जो कि शिक्षा में प्रयोग किया जा रहा है ना, ये सीधा सा आपका प्रश्न है। आपके ऑप्शन है, पहला ऑप्शन है टीचर सेंट्रिड एजुकेशन, शिक्षक केंद्रित जो है वो शिक्षा है, ये जो है मेन डिटर्मिनेंट है साइकोलॉजिकल, ठीक है। और दूसरा ऑप्शन है आपका इंक्लूजन ऑफ साइकोलॉजी इन लर्निंग, क्या ये मेन डिटर्मिनेंट है। और तीसरा ऑप्शन आपका लर्निंग साइकोलॉजी ऑफ स्टूडेंट एंड टीचर, ठीक है, कि भाई स्टूडेंट और टीचर की साइकोलॉजी को अध्ययन करना, क्या ये मेन डिटर्मिनेंट है। चौथा ऑप्शन आपका चाइल्ड सेंट्रिक एजुकेशन, बाल केंद्रित शिक्षा, या फिर ये मेन डिटर्मिनेंट है। क्या है मुख्य तत्व, जी हाँ, मनोवैज्ञानिक तत्वों में शिक्षा के क्षेत्र में, बिल्कुल सही, चाइल्ड सेंट्रिक एजुकेशन, बालक केंद्र में है। मेन बात यह है कि बालक केंद्र में है, ठीक है। और मनोविज्ञान का भी शिक्षा में ये सबसे बड़ा महत्व यही है कि बालक को केंद्र में रखा है उन्होंने, ठीक है जी। चलिए ये थे आपकी 50 प्रश्नों की सीरीज़, टॉपिक था हमारा पर्सपेक्टिव ऑफ साइकोलॉजी, ये यहाँ पर कंप्लीट होता है। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, ठीक है। जानकारी अच्छी लगी हो तो साथियों के साथ शेयर और लाइक करना बिल्कुल ना भूलें, ठीक है। इसी प्रकार की वीडियो के लिए आप बने रहे चैनल से, और अपने साथियों के साथ जितना ज़्यादा से ज़्यादा शेयर हो सके आप कर सकते हैं, ठीक है। चलिए धन्यवाद।